हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग एल आई सी एच एफ एल इंटरव्यू 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 4 सेशंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा सेशन 5 होगा। टॉपिक रहेगा इसमें फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या करा, हमने पी आई इंटरव्यूज के क्वेश्चंस देखे एच आर वाले, फिर हम लोगों ने एल आई सी एच एफ एल से रिलेटेड एन एच बी से रिलेटेड देखा, फिर हम लोगों ने आर बी आई की बात करी, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स की बात की। आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो से ये बोलना शुरू किया था कि जो भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, उन्हें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखिए अपने पास, अपने आंसर बनाइए और उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए, उन्हें बोल बोलकर प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को मैंने बोला कि उन्हें अगर आप शीशे में देखकर बोलिए आइदर, या फिर आप मेरे को उसके ऑडियो मैसेजेस में भेजिए। ट्राई करिए कि जब तक बोलोगे नहीं मैं आपको फीडबैक नहीं दूंगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि 18 और 19 तारीख को हम लोग एटलीस्ट 1 या 2 मॉक सेशंस करें, जिसमें जो भी बच्चे मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उनका मॉक सेशन मैं एक गूगल मीट के थ्रू लूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं मॉक सेशंस के लिए। अगर गूगल मीट के थ्रू नहीं हुआ तो मैं भी टेलीग्राम पर ही वीडियो कॉल पर लूंगा, बट एक मॉक सेशन करने की कोशिश करूंगा हर बच्चे का। आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो। हम लोग सीधे अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। अगर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, है ना, तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का बेसिक एम होता है कि जो बेसिक लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो पैसा सेव करते हैं, वहां से पैसा आए, और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लोन चाहिए, फंड्स चाहिए, उन्हें वो पैसा मिल जाए। तो एक फ्रेमवर्क है दैट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स, है ना। भारत की वित्तीय प्रणाली वह वह तंत्र है जो बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक धन के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इसका बेनिफिट क्या है? इट सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर बात करें, सॉरी, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सर्विसेज हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो कि सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और क्रेडिट देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जैसे मनी मार्केट है या कैपिटल मार्केट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ती हैं, या इन तीनों चीज़ों के लिए हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गई, अंडर राइटिंग हो गया, या पेमेंट सिस्टम्स हो गए। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज। हिंदी में वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन और वित्तीय सेवाएं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस करे थे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इंटरव्यू में चाहे इंश्योरेंस का हो चाहे बैंकिंग का हो, आपसे सवाल पूछा जा सकता है मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, और बेसिक आरबीआई रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट वो होता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करता है अप टू 1 ईयर तक, है ना, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे फोकस करता है। जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कॉल मनी है, ये सब हमारे मनी मार्केट हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, लो रिस्क होते हैं और मेनली रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, मेनली शब्द का है कि मेन जो रेगुलेटर है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स का, वो आरबीआई होता है। कैपिटल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील करता है जिनकी टेन्योर 1 साल से ज़्यादा होता है। अब क्योंकि मनी मार्केट हमारा लिक्विडिटी पे फोकस कर रहा था, लिक्विडिटी होती है जो आपकी इमीडिएट नीड्स होती हैं, बट आप जब लंबे टाइम के लिए पैसा जोड़ते हो तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कैपिटल मार्केट सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। इनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है और इनका रेगुलेशन सेबी के पास में होता है। और ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस: मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। मनी मार्केट अप टू 1 ईयर, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट का फोकस होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट सपोर्ट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को। मनी मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर आरबीआई है और कैपिटल मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर सेबी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं? प्राइमरी मार्केट्स वो होते हैं जहां पे कोई नई सिक्योरिटी इशू होती है, चाहे कंपनी के तरह कोई शेयर्स आ रहे हो या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो।
जैसे एक कॉमन टर्म होता है इसका आईपीओ। ठीक है, आईपीओ में क्या होता है, जैसे आप अगर नेट पर देखेंगे, आप पढ़ेंगे, एलआईसी की आपने तैयारी करी है, एलआईसी का भी आईपीओ आया था। तो कोई भी कंपनी जब पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है तो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है। शेयर्स का एग्जांपल लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है। शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और लोग उस हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज करेगी। मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ सीधे कंपनी और बायर्स के बीच में हुआ। अब मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने शेयर लॉन्च करे, उसका आईपीओ आया और आपने खरीद लिए। आपने जो पैसा खर्च करा वो कंपनी के पास चला गया। अब आप उन शेयर्स को किसी और को बेचते हो। मान लेते हैं आपने मेरे को बेच दिए, मैंने पैसे दिए, वो पैसे आपको मिल गए। क्या जो मैंने पैसे दिए जो आपको मिले, क्या वो कंपनी के पास गए? नहीं, वो सिर्फ आपके मेरे बीच का ट्रांजैक्शन हुआ। तो जो आपके मेरे बीच का ट्रांजैक्शन हुआ ये सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। जो आपके और कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ ये प्राइमरी मार्केट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे शेयर्स या फिर डिवेंचर्स इशू होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती है, वो आईपीओ, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, इन तरह से होती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलेगा तो उसका फाइनेंशियल एक्सपेंशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस ग्रोथ में काम करेगा। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज हैं, जैसे आपने शेयर्स खरीद लिए, अब वो शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं जब आप उसे मुझे बेच रहे हो। तो ऑलरेडी इशू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएसई एंड बीएसई। It does not provide fresh capital to companies but ensures liquidity and price discovery. मार्केट में एक डिमांड सप्लाई कंपनी के शेयर्स की रहती है। स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मार्केट अगर होता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है और वो प्राइमरी मार्केट में सक्सेस को हेल्प करता है। अगर सेकेंडरी मार्केट किसी भी कंपनी का अच्छा चल रहा है, ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट अच्छा चल रहा है, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम आईपीओ भी खरीद सकते हैं, हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। What is financial intermediation? Why is it important? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है, इसे हम लोग हिंदी में वित्तीय मध्यस्थता भी कहते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के अंदर क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का लिंक होती हैं। जो हमने फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ा था ना, फाइनेंशियल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि सेवर्स का पैसा बोरोवर्स तक जाता है। तो जो चैनल है ना, जिस चैनल से जाता है, तो जो ये प्रोसेस को सर्व कर रहे हैं, वो हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहलाता है। अब इसमें इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। आपने अपना पैसा वहां सेव करा, उनके पास पैसा गया, एंड देन किसी को बोरो करना होगा तो वहां से बोरोइंग में चला जाएगा। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सपोर्ट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, अलग अलग तरह से आप सेविंग्स करते हो, तो कहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन एक तरह के प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर सकते। आपको हर तरफ थोड़ा थोड़ा करना होता है ताकि रिस्क बैलेंस रहे। इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज सिस्टमिक रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट? सिस्टमिक रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक कोई सेगमेंट मार्केट का फेल हुआ तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट आ सकता है और उससे बहुत बड़ा मार्केट कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था इसका एग्जांपल? 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, जहां पे कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स हुआ और उससे ग्लोबल इकोनॉमिक disruption हुआ, है ना। It refers to the possibility that a failure of one financial institution or market segment may trigger instability across the entire financial system. ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक ने बहुत सारे हाउसिंग लोन दिए हुए हैं और कोई दो तीन बड़ी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनको उसने लोन दिया है। उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से दो तीन बिल्डर्स ने लोन उठा रखा है। जैसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई और एक बहुत फेमस बिल्डर था नोएडा में, उनके टॉवर्स को गिरा दिया गया। और नोएडा में तो अभी काफी सारा था कि कुछ बैंकरप्ट भी हो गए। अब जिन बिल्डर्स ने लोन लिया वो बैंकरप्ट हो गया, तो उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का वो लोन नहीं गया। जब उन कंपनीज को लोन वापस नहीं मिला तो फिर वो बैंक का पैसा नहीं दे पाएंगे। जब बैंक को पैसा नहीं दे पाएंगे तो उस बैंक से जिसे अपने बिजनेस के लिए लोन लेना होगा उसे लोन नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल पूरी चेन उसमें अफेक्ट होने लग जाती है। तो वो सिस्टमिक रिस्क कहलाता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फेल हुआ या मार्केट का एक सेगमेंट फेल हुआ
तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उससे बिगड़ सकता है। अब जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, स्पेशली आरबीआई और एलडाई, ये मॉनिटर करते हैं सिस्टमिक रिस्क को थ्रू कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, स्ट्रेस टेस्टिंग और रेगुलेटरी सुपरविजन। सिस्टमिक रिस्क को मॉनिटर करने के लिए कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, स्ट्रेस टेस्टिंग और रेगुलेटरी सुपरविजन, इनकी हेल्प से हमारे रेगुलेटर्स इंश्योर करते हैं कि सिस्टमिक रिस्क की कंडीशन मार्केट में ना बने। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? आपसे पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, वित्तीय स्थिरता क्या है, क्यों जरूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मार्केट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए और कंटिन्यू फंक्शनिंग इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली फंक्शन भी कर पाए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, तो इन्वेस्टर्स का और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस रहेगा, स्मूथ क्रेडिट फ्लो चलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आने से बचेगा और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि रिस्क प्रोटेक्शन करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती हैं, इसलिए दे कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल मार्केट? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बैंक का क्या रोल है कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, बैंक से पैसा ले रहे हो। सेबी का क्या रोल है कि आप कैपिटल मार्केट में पैसा जमा कर रहे हो, वहां से पैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न उठा रहे हो। इंश्योरेंस का क्या रोल हो जाता है? तो इंश्योरेंस सबसे पहली चीज तो रिस्क प्रोटेक्शन देता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स देता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान है लॉन्ग टर्म सेविंग्स के, contributes to capital formation. Insurance companies collect premium, invest them in government securities, infra projects and corporate bonds. ये हमने एलआईसी वाले वीडियो में भी इस तरह का आंसर एक समझा था कि एलआईसी फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल प्ले करती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। तो यही काम एलआईसी भी करती है, प्रीमियम कलेक्ट करके उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में करेगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करेगी। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा सीधे जाता है सरकार के पास। सरकार उस पैसे को स्कीम्स में लगाती है, उस पैसे से रोड्स बनवाती है, उस पैसे से बाकी इंफ्रा के काम करवाती है। तो जो भी पैसा यहाँ पर जा रहा है, वो जब सरकार के पास जाने लगता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाता है। फर्दर, दे ऑल्सो इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू हाउस होल्ड्स, जैसे हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, सुरक्षा बीमा योजना हो गई। ड्यू टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इंश्योरर्स लाइक एलआईसी आर मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट एंड इंफ्रा फाइनेंसिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है इनकी। तो ऐसा नहीं होता कि आज पैसा दिया और किसी को कल ही चाहिए। हर दिन लोग ऐसे नहीं मर रहे कि आज बीमा कराया और एक महीने बाद या एक साल बाद मर गए। सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो रहा लैंग्वेज से। तो इसलिए ये मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटीज है, जो बीमा धारकों को पैसा देना है, इंश्योर्ड को पैसा देना है, वो रेगुलर उसमें नहीं देना, वो लंबे टाइम के बाद देना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैपिटल मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और कंट्री के डेवलपमेंट में एड करते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, नेम डिफरेंट टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, आरबीआई ग्रेड बी के वीडियो में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, जब वो वीडियो लाइव आएगा आप लोग देख सकते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की अगर हम लोग बात करें, तो इनमें ना कुछ अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कोई कमोडिटीज हो गई, जिसके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू डिराइव की जाती है। अंडरलाइंग एसेट जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटीज हो गए या इंटरेस्ट रेट्स हो गए। चार मेजर तरह के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन और स्वैप्स। इनका काम क्या होता है? रिस्क हेज करने के लिए होते हैं। दे आर प्राइमरली यूज्ड फॉर हेजिंग रिस्क, स्पेकुलेशन एंड प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अपने इंटरेस्ट रेट को और करेंसी रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। वित्तीय डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी मूल्य, मतलब जिनकी वैल्यू किस चीज पर डिराइव करते हैं? किसी अंडरलाइंग एसेट पर, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। अब ये फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं, कमोडिटीज भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। एलआईसी में डेफिनेटली चांस है कि किसी ना किसी बच्चे से पूछा जाएगा। इक्विटी मार्केट क्या होता है और डेट मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट, जब कोई कंपनी इक्विटी, इक्विटी से मतलब है आपकी हिस्सेदारी, है ना, जब कोई कंपनी अपनी कंपनी में आपको हिस्सेदारी दे रही है आपसे पैसे के बदले, वो इक्विटी मार्केट में होता है। जैसे कि शेयर्स होते हैं हमारे,
इक्विटी मार्केट इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ ओनरशिप सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ओनर बन जाते हैं, पार्ट ऑफ ओनरशिप मिलती है इन्वेस्टर्स को जो इक्विटी मार्केट में पैसे देके शेयर्स लेते हैं। और रिटर्न क्या होता है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। रिस्क और रिटर्न दोनों ही इसमें काफी ज्यादा होते हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। कई बार होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है, वो तब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। डेट मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। डेट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स हुए, डिबेंचर्स हुए, तो बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। जैसे आपकी एफडी होती है बैंक में, इसी तरह से आप इसको डिस्टेंस वे में समझ सकते हैं कि आपने पैसा दिया, बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट रेट उसका मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर एक्ट करते हैं एज लेंडर्स। एफडी में तो बैंक लेंडर होता है, आप सिर्फ डिपॉजिटर होते हो, आपका पैसा बैंक किसी कंपनी को दे रहा है या किसी और को दे रहा है। डेट मार्केट में आपका पैसा डायरेक्टली या तो सरकार के पास जा रहा है या कंपनी के पास जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर हैं वो लेंडर का काम करते हैं और फिक्स्ड या फिर प्रिडिक्टेबल रिटर्न उन्हें मिलते हैं, और कंपैरेटिवली इसमें रिस्क कम होता है। Insurance companies typically prefer debt instruments because they match long-term and stable liability obligations. इंश्योरेंस कंपनीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्यों प्रेफर करती हैं, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म होते हैं वो, और स्टेबल लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है, सो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक फाइनेंशियल मार्केट के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। टिल देन, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के बीच में क्या फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंश्योरेंस के इंटरव्यूज में म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल पूछा जाता है। वैसे तो देखो, जब इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, दोनों ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बट उनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है। इंश्योरेंस का प्राइमरी फोकस रिस्क प्रोटेक्शन पे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर होता है ना। और इट प्रोवाइड्स कंपनसेशन अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट सच एज डेथ, डिसेबिलिटी और इलनेस। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग्स की बात करती है। रिटर्न जो होते हैं जनरली स्टेबल होते हैं और मार्केट लिंक नहीं होते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस में रिटर्न्स वाली पॉलिसीज होती हैं, मार्केट लिंक जनरली नहीं होते। ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो मार्केट से लिंक करते हैं, बट अदरवाइज नॉट नेसेसरी कि सारे प्रोडक्ट्स मार्केट लिंक हो। म्यूचुअल फंड्स की हम लोग जब बात करते हैं तो मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम करते हैं। इन्वेस्टर से मनी लेकर उन्हें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएशन। लाइफ इंश्योरेंस का या फिर इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, रिस्क प्रोटेक्शन करना, रिस्क कवर करना। वो कंपनसेशन देते हैं अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स। प्राइमरी फोकस क्या है, रिस्क प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड्स का जो फोकस होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन। रिटर्न्स इनके अंदर गारंटीड नहीं होते और मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। मैक्रोइकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए दोनों चीजों को, तो इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क ट्रांसफर करती है, सोशल सिक्योरिटी करती हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन करती हैं। बट जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। एलआईसी के लिए क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्ले अ ड्यूअल रोल। वन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू हाउस होल्ड्स। दूसरा, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंफ्रा एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब एलआईसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करेंगे तो ये हाउस होल्ड्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स को मोबिलाइज करती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी क्या होते हैं। एसआईपी आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनके लिए होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हो। ऐसे समझ लीजिए जैसे बैंक में एक बड़ा डिपॉजिट है, उस बड़े डिपॉजिट को आप एफडी बोलते हो, है ना, फिक्स डिपॉजिट। वही अगर आप हर महीने उसमें पैसा डालते रहो तो वो आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो। तो आपने अगर एक बार में कोई बड़े अमाउंट का म्यूचुअल फंड ले लिया, वो तो आप क्या कहते हैं, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। बट अगर रिकरिंग वे में आप उसमें हर महीने कुछ कुछ पैसा डालते रहो, तो वो आपका एसआईपी का काम करता है, जैसे बैंक में आपकी रिकरिंग डिपॉजिट होती है। एसआईपी के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। क्या, ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट देती है। इन्वेस्टमेंट जैसे आप रिकरिंग डिपॉजिट में आप नियम से पैसा डालना है, सेम आपका एसआईपी में है कि आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट इसका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक महीने हो सकता है मार्केट गिर रहा हो तो अगले महीने मार्केट फिर उठ जाएगा। इसके अंदर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको यूनिट्स मिलती हैं, 10 यूनिट मिल गई, 15 यूनिट मिल गई,
तो जब मार्केट की वैल्यू लो है उस समय आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी, तो आगे चल के उसकी वैल्यू भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब मार्केट की वैल्यू हाई है, मार्केट हाई चल रहा है, उस समय आपको नंबर ऑफ यूनिट जो मिलेंगी वो कम मिलेंगी। एसआईपी से क्या होता है, मार्केट टाइमिंग का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, एसआईपी आर यूजफुल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स बिकॉज इट अलाउस ग्रेजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन विदाउट रिक्वायरिंग लार्ज लमसम इन्वेस्टमेंट्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, इकट्ठा आपके पास 10 लाख 15 लाख रुपया नहीं है, आप हर महीने का 5,000 रुपए का 10,000 रुपए का एसआईपी ले सकते हो, और आपका लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह आप ग्रेजुअल वे में पैसा जोड़ते रहोगे। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होता है, सच एज रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये सब चीजें आप जब इंडस्ट्री में आओगे तब आप इन चीजों का मतलब समझ पाओगे ज्यादा बेटर वे में। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। एनएवी क्या होता है? एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। ये क्या बताता है? जब हम कोई म्यूचुअल फंड्स लेते हैं ना, तो उसकी हर एक यूनिट, जैसे अभी बताया था एसआईपी में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट होती हैं, तो उस यूनिट की जो मार्केट वैल्यू है वो हमारा एनएवी कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स एंड डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो बेसिकली जो एनएवी होता है ये किसी भी फंड के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को बताता है। ठीक है, बट वो एक्चुअली में ये नहीं बता रहा कि वो बेटर है या वर्स है, वो सिर्फ उसकी प्राइस पर यूनिट को बता रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सोवरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं? सोवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सोवरेन से मतलब हो जाता है सरकारी। तो गवर्नमेंट जब भी कोई अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करती है उन्हें सोवरेन बॉन्ड्स कहते हैं। गवर्नमेंट क्यों लॉन्च करेगी? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को पैसा किस लिए चाहिए? चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए हो या सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए हो, क्योंकि उनके अंदर सरकारी गारंटी होती है, सोवरेन गारंटी होती है, उनका क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है। जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं। These bonds help the government mobilize funds for infra development, renewable energy projects and fiscal management. ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है? इन्वेस्टर्स के लिए ये रिलेटिवली सेफ इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉरी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और स्टेबल रिटर्न्स मिलता है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? जीसेक्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है टू फाइनेंस देयर फिस्कल डेफिसिट्स। They include treasury bills for short term borrowing and government bonds for long term borrowing. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या स्टेट गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट्स के लिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। ये रिस्क फ्री होती है क्योंकि इनके पीछे भी सोवरेन गारंटी होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं सो दैट उनका पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहे। और कई बार कुछ रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स भी होती हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकों के लिए एसएलआर होता है, तो उसके अंदर है कि 18%, 18.25%, 18.5%, डिपेंडिंग की कब रेट क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आपकी रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हो गए। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी लायबिलिटीज और स्टेबल रिटर्न्स की होती हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? मैंने पीछे आप लोगों को एक एग्जांपल में ही समझाया था रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में, कि आप तरह तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा पैसा एक ही तरह के सिंगल तरह के इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंकों में भी लगा रहे हो, आप अपना पैसा मतलब बैंकों में डिपॉजिट की फॉर्म में आपने पैसा रखा है, आपने शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स भी लिया हुआ है, हो सकता है आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ हो, आपका पीपीएफ अकाउंट भी आपने खोला हुआ हो, आप जब जॉब करेंगे तो एनपीएस ऑलरेडी आपका डिडक्ट होएगा। तो जब आपका ये पैसा मल्टीपल वे में लगा होता है तो क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है ना, वो बट जाता है। सिर्फ एक सेगमेंट पे आपका सारा रिस्क नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट एसेट्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू मार्केट कंडीशन। बाय डाइवर्सिफाइंग लॉसेस इन वन एसेट क्लास कैन बी ऑफसेट बाय गेन्स इन अनदर। मतलब ये माना जाता है कि मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट के एसेट्स हैं, है ना, वो अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं मार्केट कंडीशन में। हो सकता है कि आज कोई एक एसेट लॉस में जा रहा हो, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए दूसरा एसेट आपको प्रॉफिट देगा ताकि वो लॉस उसका नलीफाई हो जाए। अदरवाइज आपका सारा पैसा अगर उसी लॉस वाले एसेट में लगा हो तो आपका पैसा लॉस में जाता। अब आप ये काउंटर कर सकते हो कि उसमें ना लगा के सिर्फ आपने प्रॉफिट वाले में पैसा लगाया होता, तो हो सकता है आज आपको उस पर प्रॉफिट मिल रहा हो, 2 दिन बाद उसमें लॉस हो जाए। तो सबसे सेफेस्ट क्या है?
सबसे सेफेस्ट होता है बैंकों में पैसा डिपॉजिट करना, जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं। बट देन बैंकों में आपको 6% या 7% का रिटर्न मिल रहा है, मार्केट में आपको 12%, 15%, 18% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो इसे कहते हैं रिस्क डाइवर्सिफाई करना। और मार्केट में रिस्क डाइवर्सिफाई करके रखना जरूरी होता है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं या इटसेल्फ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, ये अपना रिस्क पोर्टफोलियो को या अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज पेंशन फंड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब पेंशन फंड क्या करते हैं? पेंशन फंड इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन लेते हैं और एम्प्लॉयर्स का भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, फिर उनको रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं और लास्ट में एक रेगुलर इनकम मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। जैसे आप लोगों का एनपीएस है ना? एनपीएस में भी तो ये होता है, सैलरी से पैसा कटता है, गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है और वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, कुछ हाइब्रिड इक्विपमेंट्स में, कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। और ये पैसा धीरे 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 एक्यूमुलेट होता रहता है और पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म सेविंग्स। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा डाला और 5 साल बाद निकाल लिया। पैसा डल रहा है, कुछ सिचुएशनल है, अदरवाइज पैसा आपको 30-35 साल तक, डिपेंडिंग ऑन योर एज कितनी है, वो तब तक पैसा आपका जुड़ता ही रहेगा। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन सोशल वेलफेयर सिस्टम, कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स की आपको नीड नहीं है। आपने अगर पेंशन प्लान लिए हुए हैं तो ऑलरेडी आप एक तरह से अपने फ्यूचर को कवर कर रहे हैं। सपोर्ट्स कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट थ्रू स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड मैनेजर्स ये रिटायरमेंट प्लानिंग में और सोशल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट आर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हो, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपका स्टार्टअप है, तो आपको बैंक वगैरह से या जो ट्रेडिशनल लैंडिंग चैनल्स हैं, बोरोइंग चैनल्स हैं, वहां से आपको पैसा नहीं मिलता। आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, आपको कोई लोन क्यों देगा? तो ऐसे केसेस में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, है ना? कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू करी कि हम दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, बदले में उनका प्रॉफिट लेंगे या फिर उनके शेयर्स ले लेंगे, है ना? तो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स that invest in alternate asset class such as private equity, venture capital, hedge funds, infrastructure और real estate. सेबी इन्हें रेगुलेट करता है एंड दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड रिस्क प्रोफाइल। एआईएफ हेल्प चैनल फंड्स टू इमर्जिंग सेक्टर्स एंड स्टार्टअप्स सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। ठीक है, ये जो स्टार्टअप की कंपनीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर ये फंड्स को पैसा देते हैं, वहां पे ये फंड्स देते हैं, उन्हें लोन देते हैं एक तरह से, या उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, फिर कुछ हेज फंड्स होते हैं, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ इंफ्रा के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि ये कौन सी एसेट क्लास को कैटर कर रहे हैं। बट इन्हें रेगुलेट कौन करता है? एआईएफ्स को रेगुलेट करने का काम है सेबी का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना, बस उसी को आप समझ लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि जो पैसा आज है is more valuable than the same amount received in future because it can earn return through investment. आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 2 साल बाद अगर बात करें तो मान लेते हैं कि उस समय भी आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी रेदर देन कि 2 साल बाद आपके पास 1 लाख रुपए हो। ये कहां पर होता है? आपने 1 लाख रुपए घर में रखा हुआ है कैश, 2 साल बाद भी वो 1 लाख रुपए एज इट इज रहेगा। 2026 चल रहा है, 2028 में भी वो कैश आपका उतना ही रहेगा। बट इसी पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा हो ना, 7% भी अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी आपको मान लो आपको मिलेगा, तो आपके कितने रुपए इस पे बढ़ गए? 2 साल बाद आपको 14,000 रुपए मिल गए, और कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो पैसा और ज्यादा मिलेगा। यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा आज है और वही पैसा अगर फ्यूचर में हो, तो आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है रेदर देन कि सेम पैसा आपके पास फ्यूचर में हो। Concept is fundamental in financial planning, insurance premium calculation, annuity pricing, and investment decision making. Insurance companies uses this principle to calculate policy pricing and manage long-term liabilities effectively. ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, एन्युटी प्राइसिंग के लिए
इन सब चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसी की हेल्प से इंश्योरेंस कंपनीज अपने फ्यूचर के जो पे आउट्स हैं, जो रिटर्न पे करना है इन्वेस्टमेंट में, वो सब कैलकुलेशन करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और भी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही है वो सब इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के लिए अवेलेबल है।